हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखे थे, जिसमें एल्काइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप के बारे में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्म, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और फिर लास्ट में बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें पहला मोलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। तो मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना टोटल एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेंजीन, तो बेंजीन क्या लिखते हैं, C6H6, यानी इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 6, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6। तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गया, C6H6। अगर हम बात करें ग्लूकोज, GLUCOS, ग्लूकोज क्या लिखते हैं, C6H12O6। तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स में C6H6 यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। ये बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो तो उसमें टोटल कार्बन का एटम ऑफ एलिमेंट्स कितना है, हाइड्रोजन का एटम ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ऑक्सीजन का एटम ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला का तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स present in a molecule is called molecular formula। अगर किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला कहेगा लिखने के लिए तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसमें टोटल एटम ऑफ एलिमेंट्स कितना है। एज फॉर एग्जांपल बेंजीन का C6H6, ग्लूकोज का C6H12O6। अगर हम इथाइन का है तो इथाइन का क्या होता है, C2H2। ये सब बनाना स्ट्रक्चर हम पीछे देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे डेरिवेटिव में भी। ठीक है। तो ये रहा मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है। तो मोलिकुलर फार्मूला में कुछ नहीं, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, टोटल एटम्स ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल्स में कितना है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर हम एक मॉलिक्यूल्स बेंजीन का ले तो कितना कार्बन है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 6। अगर हम ग्लूकोज का ले तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, कोई भी कंपाउंड्स रहेगा तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, यानी मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। ये रहा मोलिकुलर फार्मूला। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। कोई भी मोलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म, मोलिकुलर फार्मूला का सबसे छोटा फॉर्म क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फार्मूला कहलाएगा। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, simplest form of molecular formula is called empirical formula। अगर हम बात करें बेंजीन, तो बेंजीन का अभी मोलिकुलर फार्मूला क्या आया है, तो मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन का क्या आया है अभी,
C6H6। अगर हम इससे पूछे जो इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसमें कितना मैक्सिमम कॉमन कर सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो हम इसको क्या निकालें, इसमें से 6 अगर कॉमन कर ले तो 6 कॉमन करने के बाद ये क्या बनेगा, CH, यानी इसका बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला CH। तो क्या तुम लोग बना सकते हो, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज जो होगा तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH2O, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला का सबसे छोटा फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। और दूसरी बात है, अगर हम बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो CH हुआ, ग्लूकोज का CH2O हुआ। अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाले इथाइन का तो क्या होगा बताओ, तो इथाइन का क्या है C2H2, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इथाइन मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो C2H2 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH। तो एक चीज हम देखेंगे, अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं होगा। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं होगा, बट इसका इंपेरिकल फॉर्मूला में भी सेम हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH, और इथाइन का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH। ठीक है, तो ये रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। इस दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम बताए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग होगा, बट इंपेरिकल फार्मूला कुछ केस ऐसे आएंगे कि 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इससे। तो एक कंपाउंड्स ले रहे हैं, एक कंपाउंड्स ले रहे हैं कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट अगर हम लेंगे तो कॉमन साल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। अब यहां हम कॉमन ले तो मैक्सिमम एक ही कॉमन ले सकते हैं, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या होगा, NaCl ही होगा। तो कुछ ऐसे केस आएंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, अगर हम बात करें शुगर, तो शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये है शुगर। अब यहां से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से तो हमें जो कॉमन करने वाला कोई डिजिट नहीं मिल रहा है, तो अगर हम यहां से कॉमन नहीं कुछ तो एक तो ले सकते हैं ना, 1 तो ले सकते हैं कॉमन। तो ये कॉमन लेने के बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी तो यही बनेगा ना। तो शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, यहाँ पर यही हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। बट याद रखना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में तो डिटेल से यहाँ हम लोग पढ़ते ही है। अभी हम जितना ऑर्गेनिक में, बेसिकली ऑर्गेनिक में यूज होने वाले जितना भी मटेरियल होगा वही हम लोग यहाँ अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे। ऑर्गेनिक, इससे ऑर्गेनिक के अलावा जो भी चीज होगा उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अब देखेंगे कंडेंस्ड, तीसरा लिखना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताता है। कंडेंस्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, कंडेंस्ड कहने का मतलब होता है कोई चीज जो, जैसे एक्सपेंडेड मतलब होता है फैलना और कंजेस्ट मतलब होता है सिकुड़ना।
तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या कहलाता है? जब हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें इथाइन, तो इथाइन में हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देखते हैं? C2H2। C2H2 ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 1 में ही ये डिराइव करना हम बता दिए। जो नहीं देख पाया है ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 1 देखे, 2 देखे, 3 फिर ये देखे तो बेटर रहेगा, ठीक है। सबका लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम इसका इथाइन का कंडेंस्ड फार्मूला बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो एक ही चीज कंडेंस्ड फार्मूला में याद रखना है, जब कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंडेंस्ड फार्मूला तैयार करें तो इसमें हमें ओनली कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाना है। केबल और केबल का कौन सा बॉन्ड दिखाना है हमें? कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। और कोई बॉन्ड नहीं दिखाना है हमें, कौन सा बॉन्ड दिखाना है? केवल कार्बन कार्बन के बीच में। अगर हमें इथेन रहे तो इथेन रहेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इथेन होता कितना है? C2 और H कितना होगा? 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे? कार्बन के बीच में N में सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? N लगा है तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इन में डबल बॉन्ड और आयन में क्या हो, सॉरी, इन में डबल बॉन्ड और आयन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? H3 यानी कंडेंस में हमें क्या करना है? ओनली केवल हमें फोकस रखना है कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड आएंगे उसी को केवल रिप्रेजेंट करना है। यहाँ सिंगल बॉन्ड कैसे पहचाने? N लगा था। आयन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यही अगर यहाँ पर इथीन रहता तो इथीन में क्या होगा? C2H4। तो यहाँ पर हम लोग कैसे दिखाएंगे इसका कंडेंस फार्मूला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या कंडेंस फार्मूला समझ में आया? तो कंडेंस फार्मूला में हम केवल किसके बीच का बॉन्ड दिखाते हैं? बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। क्या समझ में आया कंडेंस फार्मूला? तो कंडेंस फार्मूला में केवल और केवल हम कौन सा बॉन्ड की बात करेंगे? तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड की बात करेंगे। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो कहीं भी हम अगर ऑर्गेनिक में देखें तो कंडेंस फार्मूला में केवल और केवल हम कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात करेंगे। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं तो वीडियो स्टॉप करके उसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। चौथा देखेंगे तो चौथा हम लोग बात करेंगे तो कंडेंस फार्मूला समझ में आ गया ना? बॉन्ड्स केवल और केवल किसके बीच दिखाना है? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच के बॉन्ड। तो चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है ध्यान से समझना है। तो अभी हम कंडेंस में क्या दिखाए थे? कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितना एटम इंक्लूड है सबके बीच का बॉन्ड को हमें दिखाना है। जैसे कि हम बात करें, अगर हमें कहे इथेन, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H6। अगर हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है तो यहाँ पर हम एक्सपेंडेड फॉर्म क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड आएगा, N लगा है, और एक्सपेंडेड में इसमें हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? पूरा एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है? पूरा फैला हुआ जितना भी एटम्स ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट है सबको बॉन्ड के साथ दिखाना है, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है। अगर वहीं पर हमें कह देगा इथीन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, क्या हो जाएगा? C2H4। अब फिर इसका हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाए, इसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इथाइन, तो इथाइन का क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फार्मूला। तो इथाइन में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, और आयन में आता क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और एकदम तो हम लोग एक्सपेंडेड फार्मूला एक्सपेंडेड फार्मूला में जितना एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा सबको विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाना है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? अगर हम एक हाइड्रोकार्बन से अलग थोड़ा सा हटके अलग एग्जांपल लें, जैसे अगर हम बात करें CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3। तो अगर हम ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए हैं, अभी हम फंक्शनल ग्रुप नहीं देखे हैं, अगर तुम लोग को ध्यान हो CO जो होता है
तो वो कीटोन फैमिली का होता है, यानी ये कीटोन फैमिली का कंपाउंड है। तो अब हम इसको देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यानी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये 3 हाइड्रोजन हम पुट किए, 3 हाइड्रोजन इधर, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला। देख लो सबका बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना, अब अगर सपोज दैट तुमको अगर मालूम ना हो तो जिसका जितना वैलेंसी होता है ना वही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंसी 4, तो 4 बॉन्ड बन रहा है। अब अगर हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछे ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो क्या आंसर होगा? तो अनसैचुरेटेड तो नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनसैचुरेटेड में हम क्या पढ़ाए हैं, क्या बताया, बिटवीन कार्बन एटम्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस। किसके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में है? किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको देख करके अनसैचुरेटेड मत लगाना, गलत हो जाएगा। कार्बन के बीच में तो हमेशा क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। ये भी क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। हम जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे ना, बताएंगे ना, तो और भी डिटेल में देखेंगे। तो हम ये बताए एक्सपेंडेड फार्मूला बनाने का तरीका। जो भी एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में, उसको पूरा बॉन्ड के साथ दिखा देना है, एक्सपेंडेड करके, फैला करके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल बॉन्ड्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर ड्रॉ, ठीक है। यानी जितना एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है सबका बॉन्ड्स को क्या करना है, दिखाना है, ड्रॉ करना है। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी अभी जो हम 4 फार्मूला देखे हैं इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इजी टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा वो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। पीछे भी एक बार बात कर चुके हैं और अभी फिर से एक बार हम करेंगे। तो 5वां हम लोग देखने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है? जैसे कि नाम ही है इसका बॉन्ड लाइन, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसमें हमें कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स दिखता नहीं है, केवल बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें प्रोपेन, तो प्रोपेन अगर हम बात करते हैं तो प्रोपेन क्या होता है? C3H6 ये लिखेगा तो जाकर के हम लोग कहते नहीं ये प्रोपेन है। अगर हमें प्रोपेन को बॉन्ड लाइन C3H8, ये प्रोपेन हो गया था, तो प्रोपेन क्या होगा? C3H8 होगा। अब अगर हमें इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में ले जाना है तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में नॉर्मली हम लोग एक चीज बात करते हैं, जो बॉन्ड मतलब कार्बन 3 जगह होता है। तो जहां से लाइन स्टार्ट हो, जहां कॉर्नर बने और जहां लाइन एंड हो, ठीक है। जैसे हम इसमें 3 कार्बन है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कितना, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, टोटल कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन हो गया। अब बॉन्ड के मतलब बॉन्ड कितना कार्बन 4 बनाएगा, तो अपने मन से तो हाइड्रोजन दे सकते हैं ना, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि इसके बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में 2 बॉन्ड हो चुका है तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इस केस में क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में हमें कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को बॉन्ड लाइन फॉर्म मतलब क्या, बॉन्ड और बॉन्ड लाइन फॉर्म में मतलब एक लाइनिंग के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसी को हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म कहते हैं। अगर हम बात करें C5H12 का, ये है पेंटेन, तो इसका अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाए तो क्या हो जाएगा? तो 2 3 4 5, कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है।
अगर 5 कार्बन है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऑलरेडी तुम देख लो इसको काउंट करके हाइड्रोजन भी 12 ही होंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ, और सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे ना। बीच वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में एक ट्रिक याद रखना, और मोर छोर। स्टार्ट जहां से होगा उसे हम और बोल देते हैं, मोर जहां पर टर्न होता है, और छोर मतलब किनारा। इस तीनों जगह पर कुछ ना हो, कोई भी एटम नहीं दिया हो, तो हम लोग कार्बन को मानेंगे। और हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का बॉन्ड पूरा करने के लिए आता है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म अब आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स इन बॉन्ड लाइन फॉर्म, यानी कार्बन एटम्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम सबसे ज्यादा आसान होता है लिखने में ये बॉन्ड लाइन फॉर्म। 1-2 एग्जांपल और देखेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्म का। तो 1-2 एग्जांपल हम और देखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म का। जैसे मुझे बनाना है C3H6, तो ये तो अनसैचुरेटेड है, एल्कीन ग्रुप का है। तो ये है क्या, प्रोपीन। अब इसका अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन बना दीजिए। अब इसके बीच में आता है डबल बॉन्ड, लेकिन कहीं एक ही जगह आता है, तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दूं। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 1 4 2 6 हो गया। तो ये दिखाना नहीं है हाइड्रोजन, अभी हम समझाने के लिए तुम लोग को समझा रहे हैं, तो हाइड्रोजन को दिए हम हमेशा नहीं ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को दिखा रहे, तो फिर हम बॉन्ड लाइन फॉर्म पढ़े क्यों। अगर हम इसको बनाना है तो डायरेक्ट क्या हम करेंगे, ऐसे किए, ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। अगर कहेगा इथाइन, तो इथाइन में क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्ट, ये हो गया इथाइन, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में केवल कार्बन एटम को हम किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्म में, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, अभी 5 फॉर्मूला देखे। पहला देख लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितना मतलब मॉलिक्यूल्स में जितना एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसको लिखना है। इसके बाद देखे हम लोग इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे इंपेरिकल फार्मूला के बाद क्या देखे थे, कौन सा फार्मूला, तो तीसरा था कंडेंस फार्मूला, जिसमें केवल कार्बन के बीच के बॉन्ड दिखाना है। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडेड में क्या देखे, पूरा बॉन्ड जितना भी एटम ऑफ एलिमेंट होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब बताओ इसमें रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी टॉपिक सब है इसमें, ठीक है। तो अभी हालांकि हम ऑर्गेनिक में एंट्री कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बात सब है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको कलेक्ट करके रखना है ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये तो फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब हम लोग देखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हेडिंग देना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड और क्या होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो ओवरलैपिंग से होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग का डिटेल का चैप्टर है। ऑर्गेनिक के लिए कितना यूज है उसको हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक के लिए हम यहाँ पर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग की बात है। ऑर्गेनिक में मुझे जितना सिग्मा और पाई की जरूरत है उतना हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रही बात सिग्मा बॉन्ड को, तो सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और पाई बॉन्ड को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, जैसे हम बात करें ए और बी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और इसके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पे हम ले लिए पी और क्यू के बीच में डबल बॉन्ड है।
और एक ले लिए एक्स और वाई के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मान लिया सबके सब अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो कहीं अगर हम सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन करें, कहीं भी सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन करें, तो हम लोग को सबसे पहले सिग्मा निकालना है। तो बताओ ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड तो सिग्मा ही हो गया। पाई यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पाई देख रहे हैं कितना हो गया, 0। चूंकि एक ही बॉन्ड था और वो बॉन्ड बना है सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा में चला गया, तो पाई यहाँ बचा नहीं। अगर हम इसमें बात करें तो एक सिग्मा चला गया तो एक बॉन्ड तो बचा, तो ये एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई। यानी डबल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। अब हम बात करें यहाँ ट्रिपल में, तो यहाँ एक सिग्मा चला गया तो पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यानी फाइनली हम सिग्मा और पाई पूरा समझ गए हम यहीं पे। अगर बॉन्ड सिंगल हो तो सिग्मा 1 होंगे, अगर डबल हो तो भी सिग्मा 1 होंगे लेकिन पाई 1 होंगे, और ट्रिपल में भी सिग्मा 1 होंगे पाई 2 होंगे। इसका मतलब ये हो गया सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, इस तीनों में सिग्मा कितना होंगे, हमेशा सिग्मा इज इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड में यहां पे पाई क्या हो जाता है, 0। डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 1। और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो यहां पर पाई का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। यानी इस मेथड से कैलकुलेशन करो ना, सबसे पहले सिग्मा निकाल लो, जो बच गया वो पाई होगा। ठीक है ना, कोई चीज याद नहीं रखना है। तो ये रहा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं वो है इथाइन मॉलिक्यूल्स का। तो इसको अपना नोट्स बना लेना वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं इथाइन मॉलिक्यूल्स। तो इथाइन क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। तो इसका अगर हम देखें HC ट्रिपल बॉन्ड H, तो इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 होगा। हम क्या बोले थे, हर जगह सिग्मा 1 ही होते हैं। तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 सिग्मा होंगे, इसके बीच में 1 सिग्मा होंगे और इसके बीच में 1 सिग्मा होंगे। टोटल सिग्मा कितना हो गया यहाँ पर, 3। और अगर हम पाई का कैलकुलेशन करें तो पाई यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई क्या होंगे, 0 पाई, यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर क्या होगा, 0 पाई। यानी पाई कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो सिग्मा और पाई। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें इथीन, तो इथीन क्या होगा, C2H4, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, सिग्मा और पाई निकालो, तुम लोग देख लो। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, यहां पर सिग्मा हो जाएगा 2 1 3 2 5 और पाई हो जाएगा 1। चेक कर लेना, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना करके निकाल लेना। जितना हाइड्रोजन है उतना सिंगल बॉन्ड बनेगा ही। तो 2 हाइड्रोजन का एक डबल बॉन्ड के बीच में, तो 3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 5। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इथेन का निकाले तो इथेन में कितना हो जाएगा, C2H6। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो तुम लोग खुद काउंट कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर सिग्मा आना चाहिए 4 5 6 7 और पाई कितना हो गया, 0। ठीक है, तो कहीं भी हम लोग सिग्मा और पाई तो आराम से निकाल सकते हैं। सिग्मा और पाई में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी सबसे पहले सिग्मा निकाल लो, चाहे बॉन्ड सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, हर जगह सिग्मा 1 होता है। सिंगल में अगर एक ही बॉन्ड था और वो सिग्मा ही हो गया तो बचा ही नहीं बॉन्ड, इसलिए पाई 0 हो जाएंगे। डबल में कितना हो जाएंगे, 1 सिग्मा चला गया तो 1 बच गया, तो वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ट्रिपल में 2 बच गया तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं और वो है बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम अभी बना देते हैं। अभी तो हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये रहा बेंजीन। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो इसमें सबके पास
एक एक हाइड्रोजन होता है, इसीलिए बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, C6H6 कहते हैं। इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा कितना सिग्मा कितना पाई है, इसका आंसर कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल हम इस पे दे रहे हैं अपना सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर मान लो ऐसे कंपाउंड दे दे, अगर ऐसे कंपाउंड दे दे और इसमें कहेगा सिग्मा और पाई निकालने के लिए, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, अब देखो यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन और यहाँ है कार्बन, 4 कार्बन है इसमें, ये इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, ये बॉन्ड ट्रिपल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन अभी कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2, इसको कितना चाहिए, 1, इसको नहीं चाहिए, 3 और 1 4, पूरा हो गया है ना बॉन्ड, और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1। कई बार क्या होता है, हम हाइड्रोजन देते नहीं है और फॉलो में क्या करते हैं, ऐसे ही सिग्मा पाई को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस केस में गलती होने की चांस हो जाता है। तो यहाँ पर कितना सिग्मा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सिग्मा कितना हो गया यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू 7, और पाई कितना हो जाएगा, तो जहां डबल ट्रिपल है वहीं पर फोकस रखो, तो यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर 1 पाई, तो टोटल पाई कितना हो गया, 3। तो कोई भी कंपाउंड रहेगा तो सिग्मा और पाई तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, इसको उतार लेना वीडियो को पॉज करके, हम आगे मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें सिग्मा और पाई निकालना है, कुछ क्वेश्चन है, सिग्मा कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहा ये, दूसरा रहा ये, और तीसरा रहा ये, ठीक है। तो इसमें आप लोग सिग्मा और पाई निकाल करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उतार लो क्वेश्चन, तो इतना काफी है सिग्मा और पाई के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप लिख करके भेज सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलो एक और चीज हम देखते हैं सिग्मा पाई के साथ, तो वो है आप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक, वो है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बॉन्डिंग में तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जब हम बॉन्डिंग को पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे। यहाँ ऑर्गेनिक, अभी हम सबसे पहले ऑर्गेनिक देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में यूज होने वाले ऑल चीज हम देखेंगे और उसको डीपली देखेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करता है उसी के थ्रू हम लोग मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनिक देख रहे हैं तो कार्बन को देखना जरूरी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये रहा अभी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन अभी नॉर्मली, यानी इसमें हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो लास्ट ऑर्बिट 2s सेकेंड है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा s2s और ये रहा 2p। ये कौन सा स्टेट है अभी कार्बन का, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसको एक्साइट कर दे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, तो इसको अगर हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके इसमें चला जाएगा। कब, जब हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो s का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके किस में चला जाएगा। ये अभी देखो अनफिल्ड है, यहाँ जाने से या फील्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में इसका कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा। तो भरनेंगे कैसे हम,
एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल केस होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर s इसमें मतलब जितना भी ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुआ है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एक की कमी है। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इसमें आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है। अगर हम बात करें तो ये क्या बनेगा, CH4। तो CH4 जो बनेगा तो इस केस में कितना सिग्मा है, यहाँ पर हम हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो 4 सिग्मा है। तो जब 4 सिग्मा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, और ऑर्बिटल देख लो, एक s में गया है और 3 p में गया है, ये क्या है p। तो हम हाइब्रिडेशन क्या लिख सकते हैं, sp3। क्यों हुआ sp3, ध्यान से समझना। एक हाइड्रोजन कहाँ गया है, s में, और 3 हाइड्रोजन कहाँ गया है, p में, p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया है ना, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp3। हम फॉर्मूला भी बताएंगे, हमेशा ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, टाइम लगता है इसे स्ट्रक्चर बनाने में, डायरेक्ट बनाना है। क्यों हुआ sp3, क्योंकि हाइड्रोजन एक गया है s में और 3 गया है p में, ठीक है। तो ये रहा CH4। अच्छा, एक दिन हम मतलब सेकेंड लेक्चर में हम डिग्री पढ़ाए थे, तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो CH4 को हम कौन सा डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम कौन सा डिग्री कहेंगे यहाँ बता देते हैं। 1 डिग्री तो 1 से जुड़ा, एक्चुअली में इसको सुपीरियर 1 डिग्री कहा जाता है। सुपीरियर 1 डिग्री मुख्य रूप से 1 डिग्री माना गया है, सुपीरियर मतलब क्या, एक मान लिया गया है 1 डिग्री, या नहीं तो इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, क्योंकि इसके अगल बगल में तो कार्बन है ही नहीं। सुपीरियर 1 डिग्री या 0 डिग्री से कहा जाता है, जो जिसको डिग्री में प्रॉब्लम होगा, जो CH4 कौन डिग्री हो, मतलब इसके अगल बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, सही है कोई कार्बन नहीं, इसे हम 0 डिग्री या सुपीरियर 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम तो अभी हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना तक में कोई डाउट हो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडेशन कार्बन का हम बताए हैं, तो और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइब्रिडेशन शॉर्ट में हम HYB से डिनोट करेंगे। तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये लिख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कहीं भी हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये टर्म को यूज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज हम बात करते हैं, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इथेन मॉलिक्यूल्स का, CH3CH3, ठीक है। तो ये इथेन एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक चीज और भी ध्यान पे रखना है कि कभी भी हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है, सेंट्रल एटम का होता है। अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर बना के, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसमें हम, ये तो एक मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो सेंट्रल एटम कौन है, दोनों में कार्बन है ना। तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, अब यहाँ सिग्मा, लॉन पेयर तो है नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है तो लॉन पेयर होता है, और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो सबके पास एक सिग्मा। इसके पास अगर 4 सिग्मा है तो देख लो, जब 4 सिग्मा आए, हम क्या बोले थे, तो 4 सिग्मा आएंगे, तो 4 सिग्मा के केस में हाइब्रिडेशन हम यूज करेंगे sp3, 3 सिग्मा के केस में यूज करेंगे sp2, और 2 सिग्मा के केस में हम लोग यूज करेंगे क्या, sp, ठीक है। तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। क्या होगा, 4 सिग्मा है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, sp3, और इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पे, ठीक है, और ये समझ में आया। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये तो सिग्मा रहा, अगर लॉन पेयर और माइनस चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो लिखे हो ना, तो इसमें एक मेंशन और कर लेंगे तो ध्यान रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला हो, ठीक है। अगर हाइब्रिडेशन हम इतना वैल्यू निकाल ले हैं, अगर इसका वैल्यू, ध्यान से समझना, अगर इसका वैल्यू
इसका वैल्यू अगर तीनों को जोड़ करके अगर 4 आए, कितना आए 4, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हम डायरेक्ट बोलेंगे sp3। अगर 3 आए इसका वैल्यू तो क्या होगा sp2। अगर 2 आए इसका वैल्यू तो sp। अब तुम लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा क्या 4 से ज्यादा नहीं आ सकते? नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का वैलेंस 4 ही होते हैं, मैक्सिमम 4 तक आएंगे, ठीक है ना। तो अगर इस तीनों का समेशन 4 आए तो sp3 होगा, 3 आए तो sp2 होगा, 2 आए तो sp होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH3CH2 नेगेटिव चार्ज। तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ध्यान से केवल समझो। अभी तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 सिग्मा, और ये एक बीच का बॉन्ड का एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं। अब कितना एक्सपेंडेड हमेशा बनाओगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही आता है, तो 3 1 4 सिग्मा है। इसके पास कोई माइनस चार्ज है क्या? नहीं है। इसके पास केवल क्या है 4 सिग्मा, ये 0 है, तो 4 के केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका sp3। अब बताओ इसका निकालोगे तो क्या करोगे? तो देखो सिग्मा कितना होगा यहाँ पर 3 सिग्मा, अब प्लस 1 क्या है नेगेटिव चार्ज, 1 क्या है नेगेटिव चार्ज, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर 3 सिग्मा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड का, तो 3 सिग्मा और 1 नेगेटिव चार्ज, तो कोई डॉट इसमें, ठीक है। अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगला एग्जांपल इसको मिटाए, ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं CH3 CH2 NH2। तो देखो ध्यान से, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, न कोई नेगेटिव चार्ज है, केवल 4 बॉन्ड में चारों के सिग्मा है, तो 4 है, तो इसका डायरेक्ट हम अब बोल सकते हैं sp3। सेम टू सेम इसका होगा sp3, ठीक है। लेकिन यहां नाइट्रोजन पे जाओ, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इंगेज 3 इंगेज हुआ है, इस S को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना HH, ठीक है। तो यहां बताओ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3 सिग्मा और एक क्या है, एक लोन पेयर है, तो कितना आ गया 4। इसका इस 4 के केस में क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3। बात समझ में आ रहा है? लोन पेयर कैसे हो गया, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, वहां से पता चलेगा। हम तो अभी ऑर्गेनिक चला रहे हैं, हम बॉन्डिंग भी पढ़ाएंगे, तो अभी हम लोग लोन पेयर निकालना, ऐसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, इजी है, 3 बॉन्ड बना ले तो एक पेयर बचेगा ना। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एक और एग्जांपल हम हाइब्रिडेशन का देखेंगे, ठीक है। अब जो हम हाइब्रिडेशन देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसमें। तो चलो देखो बताओ इसके पास कितना सिग्मा होंगे, 2 सिग्मा होंगे, एक हाइड्रोजन वाला एक यहाँ पे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, इसका भी क्या होगा sp, इसका क्या होगा sp2, इसका क्या होगा sp2, इसका क्या होगा sp3। हम डायरेक्ट बता दिए, बना दिए हैं करके, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना करके देख लेना, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब एक चीज जो सबसे काम की बात तो हम बता रहे हैं, और जो जहां स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करता है तो उसको देखना, वो है क्या, तो अभी हम नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को बोले हैं, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाता है उस केस में उसको मेंशन नहीं किया जाता है। रेजोनेंस हम अभी नहीं पढ़ाए, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एग्जांपल हम ये ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। तो देखो इस अभी अगर इसका हाइब्रिडेशन निकाला जाए, इधर तो तुम लोग जानते हो, आराम से बना लोगे, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो तुम लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए sp3, चूंकि 3 सिग्मा है और एक नेगेटिव चार्ज है, बट ये गलत हो जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो तुम सोचोगे हम रेजोनेटिंग पढ़े नहीं तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं तुमको, हम ट्रिक दे रहे हैं ना, गलती नहीं कर पाओगे। अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के एडजेसेंट कार्बन के, अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के बगल वाला कार्बन
के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो रेजोनेटिंग बनाता है। फिर से सुनना, अगर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन के बगल में जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसके पास अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। उस केस में माइनस और लोन पेयर को इग्नोर कर देना है। तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? 2 1 3 3 सिग्मा हुआ तो क्या होगा? केवल sp2। सेम टू सेम अगर इसका हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। अब बताओ इस कार्बन के पास क्या है? मतलब लोन पेयर है। इस लोन पेयर को अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इसके बगल में कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका भी होगा sp2 होगा। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेना नोट में। जो अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हो और उसके बगल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो और उसके बगल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस केस में नेगेटिव और लोन पेयर को मेंशन नहीं किया जाता है। इसको नोट में लिख लेना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका हाइब्रिडेशन बना करके सेंड करना उसका आंसर। ठीक है, तो उसका आंसर क्वेश्चन रहा HW। तो पहला तुम लोगों को बनाना है सब कार्बन का हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो ये रहा वर्क और इसको आप लोग करिएगा। तो आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और हाइब्रिडेशन, ये इतना टॉपिक को देखे हैं और हम जीरो से लेकर के और जहाँ तक यूज होने वाले हैं ऑर्गेनिक में हर लेवल को क्रैक कर लेते हैं। और इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट इसको करिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।